नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं करण बत्रा फ्रॉम चार्टर्ड क्लब। ये मेरे अकॉर्डिंग इंडिया के सबसे बेस्ट जानकार है जीएसटी और इनकम टैक्स के। जब भी मुझे कभी एडवाइस चाहिए होती है इनकम टैक्स रिलेटेड या फिर अपने जीएसटी रिलेटेड, तो मैं करण को कॉल करता हूँ। आज करण से मिलने का मौका मिला तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इनका एक इंटरव्यू लिया जाए और जो इनकी नॉलेज है वो आपके साथ भी शेयर किया जाए। करण, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे। करण, आज हम आपसे जीएसटी और इनकम टैक्स के बारे में तो सीखेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप अपने जो फाइनेंसेस है वो कैसे प्लान करते हो, क्योंकि जो हमारी ऑडियंस है उनको अपने जीएसटी और इनकम टैक्स के साथ साथ अपने पर्सनल फाइनेंसेस को भी मैनेज करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो अगर आप जैसे एक्सपर्ट अपनी जिस टाइप से इनकम को मैनेज करते हैं, जिस टाइप से अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करते हैं और अपना ओवरऑल जो पर्सनल फाइनेंस है उसको हेल्दी रखते हैं, तो पहले हम उसके बारे में कुछ टिप्स आपसे जानना चाहेंगे। तो मैंने बेसिकली क्या हुआ है कि मैंने बकेट्स बनाई हुई हैं कि से फॉर एग्जांपल मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ तो इतने रुपए मेरे इन्वेस्टमेंट के लिए जाने चाहिए, इतने इंश्योरेंस के लिए जाने चाहिए और बाकी मैं स्पेंड कर देता हूँ। अब ये थ्योरी में तो काफ़ी जगह लिखा हुआ है और काफ़ी लोगों को भी पता भी है, पर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने से मुश्किल हो जाता है। तो आई ट्राई टू इंश्योर अ डिसिप्लिन कि ये हो रहा है, कि मैंने चेक्स लगाए हुए हैं, छोटे छोटे गोल्स बनाए हुए हैं कि 3 महीने बाद मैंने डिपॉजिट करे या नहीं करे। क्योंकि मैं सैलरी में नहीं हूँ, हर मंथ मेरा सेम तो नहीं है, तो मैंने हर मंथ का नहीं टारगेट बनाया हुआ, हर क्वार्टर के टारगेट्स बनाए हुए हैं एंड आई ट्राई टू गो बाय इट। तो आई थिंक नॉलेज मार्केट में बहुत लोगों को है और गूगल से नॉलेज तो बहुत लोगों को आ भी गई है, बट डिसिप्लिन गूगल नहीं सिखा पाया है। सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि मैंने बहुत सारे ये गोल्स के बारे में पढ़ा है। जब मैंने अपना पर्सनल फाइनेंस का मैनेज करना शुरू किया था तो मैंने कहीं पर पढ़ा था कि 6-7 गोल बना लो। एक मैरिज का गोल, बच्चों की एजुकेशन का गोल, लग्जरी का गोल, ट्रैवल का गोल, मतलब फर्नीचर का, मतलब हर किसी के लिए एक गोल बना लो और फिर उसमें कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट करते रहो। लेकिन प्रैक्टिकली ये कभी वर्क नहीं करता, क्योंकि लोग 1-2 महीने करते हैं। जैसे मान लो मुझे ट्रैवल पे जाना है, मैंने ट्रैवल के लिए 2 महीने 3 महीने उसके अंदर मैंने इन्वेस्टमेंट किया, मतलब सेविंग किया। उसके बाद सडनली मेरा आईफोन लेने का मन कर गया, तो फिर वो उसको छोड़ दूंगा कि यार चलो बाद में करेंगे इसको, अभी हम आईफोन ले लेते हैं। तो ये डिसिप्लिन वाली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो क्या कोई टूल या फिर कुछ ऐसा और सिस्टम आपने डेवलप किया है जिससे आप डिसिप्लिन रह पाओ? नहीं, ऐसा कोई टूल तो नहीं है, वो इंटरनल मोटिवेशन ही है बेसिकली कि करना है करना है करना है। एंड 1-2 साल के बाद जब आप गोल्स देखने शुरू करते हो ना, तो आपके पास अंदर से मोटिवेशन आती है। 2 महीने में आपको रिटर्न्स नहीं दिखती, 2 साल में जब आपको रिटर्न दिखती है, आपको दिखता है कि पैसा आपका बढ़ रहा है, देन ऑटोमेटिकली यू फील मोटिवेटेड कि करना है करना है करना है। वो फिर अपने आप जब आप अपना पोर्टफोलियो खोलते हो और देखते हो आपका पैसा बढ़ रहा है, आपको पता है कि आज आप जाओगे तो अंबाला जाओगे, 10 साल बाद जाओगे तो सीधे ऑस्ट्रेलिया जाओगे, तो आप वो आपकी मोटिवेशन बन जाती है। मोटिवेशन बन जाती है ऑस्ट्रेलिया जाने की, और फिर हमें लगता है कि अब हम गोल के पास आ रहे हैं। यस। तो 1-2 साल अगर किसी ने कर लिया तो वो लंबा चल जाता है फिर। तो इट्स इनिशियल पिकअप्स होते हैं वो बेसिकली। तो देखो, सेविंग और इन्वेस्टमेंट ये 2 चीजें साथ साथ चलेंगी। अगर हमारे पास इनकम है तो हमारी इनकम आएगी, फिर उसमें से कुछ इनकम को हम सेव करेंगे, कुछ इनकम को हम अपने बेसिक एक्सपेंसेस के ऊपर हर महीने वो करेंगे। जो पीछे जो अमाउंट बच जाता है उसको हम कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं, है ना। तो जो इन्वेस्टमेंट वाला अमाउंट है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, तो वो आगे आके हमारा बढ़ेगा और वो जाके हमें कहीं पर फाइनेंशियल फ्रीडम जो है रिटायरमेंट के पॉइंट तक पहुंचाएगा। तो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोविडेंट फंड और जो इस टाइप की जो सिस्टम है ना, एनपीएस है, तो वहाँ पर कुछ रिटायरमेंट के लिए हमें सेविंग हो जाती है, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है एक डिसेंट लाइफस्टाइल जीने के लिए। और वो भी हम बात कर रहे हैं 10, 15, 20 साल बाद। तो उस टाइम पे क्या इन्फ्लेशन होगी, क्या वो होगा, तो शायद मुझे लगता है 1-2 करोड़ का अमाउंट कम दिखेगा वहाँ पर, बिल्कुल कम दिखेगा। तो क्या फिर करना चाहिए लोगों को अपना एक खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की, कैसे इसको हम रिटायरमेंट के लिए फंड कर सकते हैं, नॉट जस्ट डिपेंडिंग ऑन प्रोविडेंट फंड और जो भी गवर्नमेंट ने या कंपनी ने हमारे लिए स्टार्ट किया है वो तो एक है ही। उसके अलावा हम क्या चीज़ कर सकते हैं? इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। एक तो आप गवर्नमेंट के लिए जाते हो, गवर्नमेंट में लोग इसलिए जाते हैं कि वो टैक्स सेविंग मिल जाती है, तो वो पेंशन के पर्पज से नहीं जा रहे होते, वो टैक्स सेविंग के लिए पर्पज के लिए जा सकते हैं। तो आपको अपनी प्लानिंग खुद करनी पड़ेगी कि आपको कहाँ पे पैसा लगाना है, रियल एस्टेट में लगाना है, स्टॉक्स में लगाना है, इंश्योरेंस में लगाना है, पेंशन में लगाना है, सो दैट यू हैव अ डिसेंट कॉर्पस। पहले क्या होता था, एक पर्सन की एवरेज लाइफ होती थी 70 साल 75 साल, और वो 60 साल की उम्र तक काम करता था। तो 25 साल में स्टार्ट किया, 60 साल तक काम किया, 35 साल आपने पैसा कमाया, 15 साल खाया,
अब लोग कहते हैं कि हमें अर्ली रिटायरमेंट करनी है, से फॉर एग्जांपल 40 पे करनी है या 45 पे करनी है, तो आपने 20 साल कमाया और आपकी जो है लाइफ स्पैन बढ़ चुका है, आगे 50 साल तक खाना है हमें, हाँ 40 साल खाना है, 50 साल खाना है, तो वो आप कैसे करोगे? आई सी अ लॉट ऑफ पीपल, वो कहते हैं हमें अर्ली रिटायरमेंट लेनी है, पर अर्ली रिटायरमेंट के लिए आपने प्लानिंग करी है, फंड्स हैं आपके पास कि आपने 20 साल कमाना है और उससे 40 साल खाना है, तो आपकी अगर अर्ली रिटायरमेंट करनी है दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, लोग लेते हैं, पर उन 10 साल में या 20 साल में जितना वो काम करते हैं उतना कॉर्पस भी बना चुके होते हैं, उसे प्रॉपर्ली इन्वेस्ट भी कर चुके होते हैं। तो अर्निंग मनी इज वन थिंग, इन्वेस्टिंग इट इज अनदर थिंग, राइट? मैं नहीं कह रहा कि आप खुद इन्वेस्टमेंट्स भी देखो अपनी, फ्रैंकली स्पीकिंग मैं काफी बार खुद अपनी इन्वेस्टमेंट्स नहीं देख रहा होता, मैं म्यूचुअल फंड में डाल रहा होता, तो मैं डायरेक्ट स्टॉक्स में नहीं डाल रहा होता, सो आई हैव अ पोर्टफोलियो मैनेजर हु इज टेकिंग केयर ऑफ इट, बट एटलीस्ट आई एम गिविंग हिम द फंड्स टू इन्वेस्ट। तो सबसे पहले टास्क होता है कि फंड्स लाना, उसके बाद फंड्स को प्रॉपर्ली इन्वेस्ट करना, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो एक पर्सनल क्वेश्चन पूछूं आपसे? हाँ जी। आप कितनी साल की एज पे रिटायर होना चाहते हैं? मेरी कोशिश है कि मैं 40 तक पार्शियल रिटायरमेंट ले लूँ और 45-48 तक फुल रिटायरमेंट ले लूँ। पार्शियल रिटायरमेंट इन द सेंस दैट आई डोंट हैव टू गो देयर एवरी डे। अगर मैं नहीं भी हूँ तो भी काम चल रहा है, हफ्ते में 1 दिन चले गए, 2 दिन चले गए, सो दैट आई कैन फाइंड अदर ऑप्शंस एज वेल। और उसके बाद जब मैं फुल रिटायरमेंट ले रहा हूँ तो एटलीस्ट आई एम सेफ दैट येस फॉर नेक्स्ट 30 odd years or 40 odd years आई हैव डिसेंट फंड्स टू टेक केयर ऑफ मी, माई फैमिली, माई ट्रैवल, माई ऑल माई एक्सपेंसेस। करंट थ्योरीज तो हमने बहुत पढ़ी हैं, लेकिन वही बात है कि थ्योरीज ना इम्प्लीमेंट करनी बड़ी मुश्किल है, right. तो आप कुछ कंक्रीट प्रैक्टिकल स्टेप्स बता सकते हैं जो एक्चुअल में आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हो? तो जैसे मैंने बताया कि लोग करते कि अर्ली रिटायरमेंट में आप कम साल काम कर रहे हो और ज़्यादा साल खा रहे हो, तो उन कम टाइम में आपको ज़्यादा पैसे कमाने हैं कि यू कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम और यू कैन एंजॉय फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो वो कॉर्पस कैसे बढ़ाएं? तो कॉर्पस बढ़ाने के लिए मैंने क्या किया हुआ है कि जैसे मैं अपना काम करता हूँ तो मुझे पता है कि मेरे हार्डली करीबन 2 से 3 हज़ार रुपये घंटा आ जाता है, तो अगर मुझे अपना कॉर्पस बढ़ाना है तो आई हैव टू वर्क फॉर मोर आवर्स, पर टाइम लिमिटेशन है कि दिन में 24 घंटे से ज़्यादा होता ही नहीं, तो मैं अपना कॉर्पस कैसे बढ़ाऊँ? तो उन 24 घंटे को मुझे मैनेज करना है। तो मेरी सबसे पहली कोशिश होती है कि अगर कोई चीज़ मैं आउटसोर्स करके करवा सकता हूँ तो वो मैं आउटसोर्स कर देता हूँ, कि अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं 2000 रुपये कमा रहा हूँ, अगर सामने वाला बंदा कर रहा है तो मुझे 500 रुपये में करने दे रहा है, मेरा 1 घंटा बच रहा है। तो सबसे पहले मैं अपना टाइम मैनेज करने की कोशिश करता हूँ। एक प्राइम एग्जांपल बता देता हूँ, मैं कोवर्किंग स्पेस में बैठा हुआ, मैं कोवर्किंग स्पेस में इसलिए बैठा हुआ, मैं इसलिए नहीं बैठा हुआ कि भाई मुझे पैसे बच रहे हैं, आई नो कि अगर मैं अपना प्राइवेट ऑफिस लूँगा तो मेरे पैसे बचेंगे, पर उसको मैनेज करने की हैसल होगी। यहाँ पे कोवर्किंग स्पेस अगर मेरा दिन का 1 घंटा भी बचा देती है और उस 1 घंटे में 2000 रुपये कमा लेता हूँ तो महीने के मेरे 60,000 रुपये का एडिशनल प्रॉफिट हो गया। या अगर मैं कोई काम आउटसोर्स कर रहा हूँ तो आई ट्राई टू आउटसोर्स एज मच एज पॉसिबल। जितना मैं काम डेलीगेट कर सकता हूँ वो मैं करता हूँ कि मैं अपना इफेक्टिव वर्क आवर्स बढ़ा सकूँ, नंबर 1। नंबर 2, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि काम मेरे बिना भी हो जाए, कि अगर मैं नहीं हूँ तो वर्क शुड नॉट स्टॉप। अगर से फॉर एग्जांपल मैं 1 महीने यूएस की वेकेशन पे गया हूँ तो काफ़ी बार क्या होता है फ्रीलांसर्स का काम रुक जाता है, दैट इज़ अ लॉस ऑफ रेवेन्यू। तो आप यूएस घूमने गए, 3 लाख रुपए का तो खर्चा आपने वहाँ पे किया, पर पीछे जो आपने 5 से 8 लाख रुपए वो मिस आउट हो गए, तो इफेक्टिवली वो एक यूएस की ट्रिप 8 लाख रुपए की पड़ गई, और इसलिए लोग जा नहीं पाते। तो दूसरा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैं नहीं भी हूँ तो द वर्क इज गोइंग ऑन, कि देयर इज अ रिप्लेसमेंट, देयर इज अ टीम जो पीछे काम कर रही है। और मैं ऐसे बिजनेस और बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पे मेरी इंडिविजुअल इन्वॉल्वमेंट कम हो। तो सर्विसेज में काफ़ी बार क्या होता है इंडिविजुअल इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, पर प्रोडक्ट्स में क्या होती है इंडिविजुअल इन्वॉल्वमेंट कम रहती है। या अगर आपने एक बार वो इंडिविजुअल इन्वॉल्वमेंट करके एफर्ट तो लगा दिया, पर वो फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम सस्टेन होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने अगर किसी को एडवाइस दी एक, तो वो एडवाइस उसी वक्त तक वैलिड रही, नेक्स्ट टाइम किसी और पर्सन को देनी है तो मुझे फिर से वही एडवाइस देनी है। पर अगर उस पर मैंने एक ई बुक लिख दी तो वो बुक जो है वो 5 साल चलेगी, और कितने लोग रेफर करेंगे। तो जो इंडिविजुअल टाइम मैंने किया वो कम हुआ। तो क्योंकि मेरा टाइम लिमिटेशन है 24 घंटे की, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसे मैक्सिमाइज कैसे करूँ। सो 1, आई एम डेलीगेटिंग वर्क, 2, आई एम रिड्यूसिंग द डिपेंडेंसी ऑन माई सेल्फ, कि मेरे एब्सेंस में कोई और काम कर सके।
करण, बिल्कुल यही चीज़ हम अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के 3 मंत्रास में से एक में बताते हैं कि आप अपने एक्टिव टाइम को पैसिव में कन्वर्ट करो। तो जो हमारा एक्टिव टाइम है वो जब हमारे लिए पैसिव इनकम जनरेट करना शुरू कर देगा, तब जाके हमें रिटायरमेंट के बारे में हम सोचेंगे कि अर्ली रिटायरमेंट हो रही है। नहीं तो हमें वही रहेगा कि जितनी हम इनकम कमा रहे हैं उसी को इन्वेस्ट करके धीरे धीरे उसको ग्रो करके वही 60 ईयर 70 ईयर तक टाइम पहुंच जाएगा। तो यही है कि अगर हमें अर्ली रिटायरमेंट चाहिए तो उसके लिए हमें अपने एक्टिव टाइम को पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए सोचना पड़ेगा। अगर हम कंटिन्यूसली सर्विसेज देते रहेंगे तो हमेशा हमारा टाइम का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, लेकिन जैसे ही हमने अपनी सर्विसेज को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर दिया तो उसमें एक टाइम की इन्वेस्टमेंट है उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की, लेकिन उस प्रोडक्ट से फिर हमें कंटिन्यूसली बहुत देर तक पैसिव इनकम आती रहेगी। इसी चीज़ के लिए मैं एक चीज़ और क्या करता हूँ कि आपने बताया कि हाउ डू यू इंश्योर कि आपका कॉर्पस बनता रहे या डिसिप्लिन बनता रहे। अब मेरे एसेट्स इतने हो गए हैं क्योंकि मैं इतने टाइम से डिसिप्लिन से कर रहा हूँ कि थोड़े टाइम में मेरी जो एसेट से अप्रिसिएशन होगी दैट वुड बी मोर जितना मैं एक्चुअल काम करके कमा रहा हूँ, क्योंकि वो एसेट्स इतने एक्यूमुलेट हो गए हैं। तो अगर मैं 40-45 तक इतने एसेट्स बना लेता हूँ कि मुझे बिना काम करे मेरी अप्रिसिएशन आ रही है एसेट्स की, तो मुझे काम करने की ज़रूरत भी नहीं है, राइट। और आने वाले टाइम में जब वो कंपाउंडिंग होगी और एसेट का साइज भी बिल्ड होता रहेगा क्योंकि मैं कॉर्पस इंक्रीज करता जा रहा हूँ, तो मुझे काम करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो या तो आपके पास इतने एसेट्स हों जो बढ़ के आपके पास आ रहे हैं, या आपके पास एक पीछे बिजनेस चल रहा हो जिसमें आपको प्रैक्टिकली काम नहीं करना, आपकी टीम काम कर रही है और आपके पास वो आ रहे हैं। तो चाहे मैं अर्ली रिटायरमेंट की सोच रहा हूँ, पर अर्ली रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं है कि मेरे पास इनकम नहीं आएगी। मैं रिटायर हो जाऊँगा पर फिर भी मेरी इनकम आती रहेगी और इनकम वो बढ़ती रहेगी। So that is the form of early retirement I'm looking at. Appreciating assets में हम इन्वेस्ट करें या उनको बिल्ड करें। तो अगर हम ऑनलाइन बिजनेस की बात कर रहे हैं तो हम कुछ ऐसी एसेट्स बिल्ड कर सकते हैं, वेबसाइट्स बिल्ड कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स बिल्ड कर सकते हैं, बुक्स लिख सकते हैं। तो जो जिनकी जो वैल्यू है वो बढ़ती रहेगी और वो पैसिवली हमारे लिए वर्क करते हैं। तो अगर 20 साल बाद या 10 साल बाद मेरे पास एक एसेट है जिसकी वैल्यू से 10 करोड़ है, तो उस 10 करोड़ से मैं नहीं एंजॉय करूंगा लाइफ। उस 10 करोड़ से और जो 1 करोड़ रुपए बनेगा उस 1 करोड़ से लाइफ एंजॉय करूंगा। वो 10 करोड़ का कॉर्पस नहीं छोड़ूंगा। वो जो कॉर्पस या वो जो एसेट मुझे पैसा कमा के देगा, चाहे वो बिजनेस है या इन्वेस्टमेंट्स है, उससे एंजॉय करो तो योर लाइफ इज मोर सस्टेनेबल। करण, ये तो एडवाइस हुई जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो सैलरी में ही अभी फंसे हुए हैं, जॉब में काम कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ ना कुछ साइड में करना चाहते हैं। तो मतलब उनके पास अभी फुल टाइम नहीं है डिवोट करने के लिए जॉब में, लेकिन उनके पास थोड़ा सा टाइम है कुछ पैसिव बनाने के लिए। जैसे अभी हम पैसिव इनकम की बात कर ही रहे हैं, तो वो ट्रांजिशन कैसे हो? दो क्वेश्चन है यहाँ पर। एक तो ये ट्रांजिशन कैसे हो सैलरी वाले से पैसिव इनकम वाले में, और दूसरा कि अगर वो सैलरी में ही हैं तो उस वहाँ पर वो क्या प्लान कर सकते हैं अपने अर्ली रिटायरमेंट के लिए। तो जो सैलरी वाले हैं उनके पास क्या है, या तो वो इतने एसेट्स बना ले कि उन एसेट से कमाई आते रहे उनके, क्योंकि वो भी अपना फुल टाइम तो नहीं सोच रहे, तो उन्हें एसेट ही बनाने पड़ेंगे, नंबर 1। नंबर 2, आजकल सैलरी वालों को एक चीज़ अच्छी हो गई है कि इट्स 5 डे वर्किंग। तो आपके पास सैटरडेज को टाइम है, संडेज को टाइम है, और आजकल कोई भी नहीं बोलता कि मुझे फुल टाइम काम चाहिए। अब तो जमाना पर आवर बेसिस पे चलता है कि आप मुझे कितने घंटे दे रहे हो। तो आपके पास सैटरडे में 10 घंटे हैं, वो 10 घंटे आप एक्टिवली काम करके, चाहे इंडियन क्लाइंट्स के या इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए, आप अपनी इनकम बढ़ा सकते हो। और वो इनकम अगर आप इन्वेस्ट कर देते हो तो दैट इज ए गुड थिंग। अब वो लोगों की आदत अगर मंडे टू फ्राइडे काम करने की हो गई है, तो या तो आपकी इनकम सोर्स इतना बड़ा कि आप सस्टेन कर पाओ, अगर नहीं कर पाओ तो फिर अगर आपको अर्ली रिटायरमेंट चाहिए तो कॉर्पस तो बढ़ाना पड़ेगा। अब आप कॉर्पस कैसे बनाते हो, बढ़ाते हो, इज अप टू यू। बहुत अच्छा पॉइंट कहा आपने, क्योंकि 25% टाइम हो गया। अगर 7 दिन में से 2 दिन मेरे पास हैं, तो 25% टाइम को अगर मैं कन्वर्ट करता रहूं पैसिव सोर्स ऑफ इनकम के किसी सोर्स में, तो ये काफ़ी कंपाउंडिंग इफेक्ट देखें तो इसका काफ़ी अच्छा हो सकता है। यस, वो चीज़ हो सकती है। चलिए, सैलरी वालों के लिए तो ये एडवाइस होगी कि जब तक वो अपना टाइम रीयूटिलाइज करके कुछ पैसिव इनकम नहीं बनाते या फिर कुछ साइड बिजनेस नहीं स्टार्ट करते, तब तक उनके लिए बड़ा फिक्स सा फॉर्मेट है कि क्या चीज़ें वो कर सकते हैं। वीकेंड पे वो चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, और जो 5 दिन में सैलरी बनेगी उसको वो री इन्वेस्ट करके कहीं पर अपना लॉन्ग टर्म एसेट बना सकते हैं।
अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका ऑलरेडी एक बिजनेस है, या फिर वो चाहे छोटा सा ही एक बिजनेस है, तो उसके लिए दो चीज़ें हमारे लिए मैंडेटरी हो जाती हैं बिजनेस चलाने के लिए। एक तो हम उसको फॉर्म करें किसी तरह से, उसको प्रोप्राइटरशिप की तरह से फॉर्म कर रहे हैं, या फिर हम पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं, या फिर हम प्राइवेट लिमिटेड ओपन कर रहे हैं। और कंपनी फॉर्म करते ही, एक बिजनेस एंटिटी फॉर्म करते ही हमें उसके ऊपर इनकम टैक्स भरना है और हमें उसके ऊपर जीएसटी पे करना है। तो बात करते हैं करण से, समझते हैं कि जीएसटी कब हमें अप्लाई करना चाहिए। वैसे तो सबको पता ही है कि 20 लाख की इनकम तक, मोस्टली स्टेट्स में, मेजर स्टेट्स में 20 लाख की इनकम तक हमें जीएसटी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हमारी कुछ कॉन्वर्सेशंस में ये निकल के आया है कि अगर हम उससे पहले भी जीएसटी अप्लाई कर ले तो भी वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमें। तो अभी लोग क्या कहते हैं कि अगर आप सर्विसेज कर रहे हैं और 20 लाख रुपए की रेवेन्यू या सेल बोले, अगर आपकी उससे कम है तो आपको जीएसटी नंबर अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है। पर अगर आप अप्लाई कर लेते हैं तो बेनिफिट क्या होता है कि जितना भी आपने जीएसटी पे एक्सपेंसेस करे उसका इनपुट मिल जाता है। तो इन टर्न मैं मोटा मोटा बताऊं तो आपके कहीं 2 पैसे सेव हो जाते हैं जीएसटी नंबर अप्लाई करने से। पर होता क्या है, जीएसटी नंबर एक हैसल के साथ आता है कि हर महीने आपको जीएसटी रिटर्न भी भरनी है। सो दैट इज एन एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर आप 20 लाख से कम पे नंबर ले रहे हो तो बेनिफिट तो उसका है, पर एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हो तो जीएसटी नंबर इज ऑलवेज बेनिफिशियल। इनफैक्ट सरकार ने इनिशियली जब जीएसटी बनाया था, उन्होंने इस पर्सपेक्टिव से बनाया था कि हर पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड होगा और कॉस्टिंग कम होती रहेगी। एक ने दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, पर क्योंकि उसकी मेंटेनेंस और रिटर्न फाइलिंग की हैसल हो गई थी, इसलिए इतनी सारी एग्जेम्पशंस आनी शुरू हो गई, लोगों ने शोर मचा दिया। बट एन आइडियल सिस्टम जो होता है वो ये होता है जहाँ पे हर बंदा जीएसटी में रजिस्टर्ड होता है। उससे होता क्या है कि जो बिजनेस ओनर है उसकी कॉस्ट कम होती है, जीएसटी उसे कम पे करना पड़ता है, बस वो एक रिटर्न फाइलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो मॉनेटरी टर्म में अगर हम आरओई की तरफ से बात करें तो एक साल में अगर हम जीएसटी पे करते हैं रजिस्टर, कितना खर्चा उसको मेंटेन करने में आता है और कितना अप्रॉक्सीमेटली हम एक खर्चा बचा सकते हैं अगर हम ऑनलाइन बिजनेसेस की ही बात करते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे अगर मुझे ऑनलाइन बिजनेस करना है तो एक लैपटॉप और एक मेरा फ़ोन का एक्सपेंस और मेरा इंटरनेट का एक्सपेंस, ये 3 चीज़ें तो मैंडेटरी हैं। इसके बिना तो ऑनलाइन बिजनेस तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद कुछ टूल्स, कुछ होस्टिंग, कुछ और सर्विसेज जो मुझे बाय करनी है वो एडिशनल हैं, जो हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती। लेकिन इसके ऊपर अगर हम देखें तो 1-1.5 लाख का खर्चा तो हो ही जाता है, लैपटॉप से लेके हमारी बाकी की जो चीज़ें हैं। और उसके ऊपर अगर 18% हम जीएसटी लगाएं तो 18 से 20 हज़ार का जीएसटी हमारा बनता है। तो अगर हम एक साल का 18-20 हज़ार जीएसटी बचाना चाहते हैं तो उसको मेंटेन करने में क्या इससे ज़्यादा खर्चा आता है या इससे कम खर्चा आता है? अगर आप 18,000-20 हज़ार का जीएसटी बचा रहे हो तो आपका खर्चा जो आ जाएगा वो 10-12 हज़ार का आ जाएगा। फिर भी हम प्रॉफिटेबल रहेंगे। पर प्रॉफिटेबल रहोगे, पर आपको एक हैसल भी रहेगी जीएसटी के लिए। नहीं, देखिए अगर हम लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं तो अब जीएसटी तो अप्लाई करना ही है, इस साल करना है या अगले साल करना है। तो पॉइंट यही है कि 20 लाख तक की इनकम क्या वेट ना करें। अगर हमारी 2-2.5 लाख की इनकम भी हो रही है बिजनेस से, तो मे बी वहां पर भी हम जीएसटी अप्लाई करके उसका बेनिफिट लेना शुरू कर सकते हैं। कि अगर पैसे बच रहे हैं, 2 पैसे बच रहे हैं, तो उसका बेनिफिट ले लो, क्योंकि आज नहीं तो कल तो अप्लाई करना ही करना है। हाँ। और एक जीएसटी में हम मल्टीपल बिजनेसेस भी चला सकते हैं, मल्टीपल टाइप के। जैसे अगर हमारा यूट्यूब के ऊपर चैनल है, हमारा एफिलिएट से इनकम आ रहा है, हमारे पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम है, तो वो सब कुछ एक ही जीएसटी के अंडर कवर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसके लिए हर किसी के लिए अलग जीएसटी देना पड़ेगा। नहीं, हर बिजनेस के लिए जरूरी नहीं है कि आप अलग जीएसटी नंबर लो। एक ही बिजनेस पे आप एक ही रजिस्ट्रेशन पे आप मल्टीपल बिजनेसेस भी चला सकते हो। और इसमें थोड़ी सी रेस्पेक्टेड बिजनेस भी हो जाता है। कहीं पर हम कुछ इनवॉइस रेज कर रहे हैं, वहाँ पर जीएसटी नंबर लिख रहे हैं, तो बहुत एक लेजिटिमेट बिजनेस लगता है कि ऐसा नहीं लगता कि एक छोटे से कंपनी कुछ काम कर रही है। वो जीएसटी नंबर का बहुत मेजर बेनिफिट होता है कि अगर एक पर्सन जीएसटी नंबर लिख देता है तो सामने वाले को लगता है कि बिजनेस प्रॉपर चल रहा है और सब कुछ चल रहा है। अगर इनवॉइस पे जीएसटी नंबर नहीं लिखता तो सामने वाले को समझ आ जाता है कि आपकी सेल 20 लाख रुपए की भी नहीं है, तो आपका जो बिजनेस है वो इतना बड़ा नहीं है, न्यूली एस्टैब्लिश बिजनेस ही और छोटा ही है। तो जीएसटी नंबर एक इम्प्रेशन दे देता है कि आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है। आई टेल यू वन थिंग, जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करा था उस वक्त सर्विस टैक्स होता था और डे 1 पे मैंने सर्विस टैक्स नंबर अप्लाई कर दिया था कि सामने वाले को ये ना पता चले कि मेरा टर्नओवर कितना है। चाहे मेरा टर्नओवर 1 रुपए का है, पर सामने वाले को नहीं पता चल रहा। अगर वो रजिस्ट्रेशन ना होती तो सामने वाले को पता चल जाता है तो बहुत ही छोटा बिजनेस है। तो दैट इज अ मार्केटिंग गिमिक।
बिल्कुल सही कह रहे हो कि जब हम कंटेंट राइटर्स हायर करते हैं, फ्रीलांस राइटर्स को हम वर्क देते हैं कंटेंट का, तो किसी के पास जब जीएसटी नंबर होता है और वो हमें 2 रुपये 3 रुपये चार्ज कर रहा होता है, तो हमें लगता है कि इसका बड़ा बिजनेस है, इसने अच्छा कंटेंट लिखा होगा तभी तो उसने जीएसटी नंबर अप्लाई किया है। और दूसरा जो है उसके अंदर से वो चीज़ आती नहीं है कि वो 2 रुपये 3 रुपये मांग भी पाए, क्योंकि उसने इतना एक्सपीरियंस नहीं है, वो चीज़ें नहीं है। तो यहाँ इसका तो फर्क पड़ता ही है। राइट, दैट इज करेक्ट। और इनकम टैक्स के बारे में आप क्या एडवाइस करोगे? इनकम टैक्स पे करना चाहिए सबको। हाँ, इनकम टैक्स तो पे करना चाहिए, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि बिजनेस जो है डिफरेंट एंटिटीज हम फॉर्म करते हैं, तो कौन सी लेवल पे हमें कौन सी एंटिटी फॉर्म करनी चाहिए? इनकम टैक्स पर्सपेक्टिव से क्या आसान है, मैनेज करने के तरीके से क्या आसान है? देखिए, हम यहाँ पर जो चीज़ें समझना चाहते हैं कि जो सरकार ने हमें ऑप्शंस दी हैं उसके बारे में हम वेल अवेयर रहें, क्योंकि अगर हम गलत पर्सन से जाके कुछ भी एडवाइस ले लेंगे, वो पहले दिन से कह देगा प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म कर लो, क्योंकि पर्सनली मुझे लगता है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म करना एक बहुत एक्सपेंसिव अफेयर है, और उसके अंदर उतना बेनिफिट एक इंडिविजुअल को नहीं मिलता, एक छोटे बिजनेस को उतना बेनिफिट नहीं मिलता जब तक वो एक बहुत बड़े लेवल पे नहीं सोच रहा, या फिर उसको एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट नहीं लेके आनी है अपनी स्टार्टअप की तरह, जहाँ पर उसको इन्वेस्टमेंट नहीं रेज करनी, तो प्राइवेट लिमिटेड वहाँ तक नहीं जानी चाहिए। तो होता क्या है कि जब भी कोई नया बिजनेस स्टार्ट करता है, या तो वो पहले जॉब में होता है, किसी बड़ी कंपनी में जॉब कर रहा होता है, उसे पता ही कंपनी होता है, वो जाता है, वो कंपनी की बात करता है, सामने वाला कंपनी इनकॉर्पोरेट कर देता है। या इनफैक्ट आजकल तो लोग ऑनलाइन कंपनी भी इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। यार 10,000 रुपये में कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है, व्हाट्स द बिग हैसल, कंपनी इनकॉर्पोरेट कर लो। कंपनी इनकॉर्पोरेशन इज ईजी, बट मेंटेनिंग इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो जैसे आपने कहा कि कंपनी इनकॉर्पोरेट करने में बहुत हैसल होता है, इनफैक्ट मैं खुद भी रिकमेंड नहीं करता, अनलेस एंड अनटिल आप पे मैंडेट है या आपका टर्नओवर बहुत हाई है कि आप कंपनी बना लो। तो अगर आप 2-3 लोग हो मिलके काम करना चाहते हो तो आप पार्टनरशिप फर्म बना सकते हो, एलएलपी बना सकते हो। और आजकल बहुत कंपनीज एलएलपी में कन्वर्ट भी हो रही है कि एलएलपी में हैसल्स बहुत कम है, कंपनी में बहुत हैसल्स है। बनाना आसान है, मेंटेन करना मुश्किल है, और इतना मुश्किल है, टेल यू अ फैक्ट, प्रैक्टिकली मैंने कंपनी नहीं बनाई हुई अपनी भी, डिस्पाइट द फैक्ट कि मैं तो सबके लिए करता हूँ, लोग क्लाइंट्स के लिए काम करता हूँ, अपने लिए भी कर ही सकता हूँ, पर मैंने नहीं बनाई हुई। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि उसे मेंटेन करना एक हैसल है, एंड हैसल इज अ हैसल। तो जब तक अवॉइड हो सकती है कंपनी को अवॉइड करो, पार्टनरशिप फर्म बना लो, एलएलपी बना लो, पर कंपनी मत बनाओ। तो इनकम टैक्स के पॉइंट से कैसे टैक्सेशन होती है? अगर मैं एक प्राइवेट लिमिटेड बनाता हूँ, एक पार्टनरशिप बनाता हूँ, या एक प्रोप्राइटरशिप फर्म में रजिस्टर करता हूँ, तो तीनों में इनकम टैक्स कैसे अप्लाई होता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक इंडिविजुअल है, अगर प्रोप्राइटरशिप पे काम कर रहा है तो उसमें स्लैब रेट्स पे अप्लाई होता है, इंडिविजुअल स्लैब रेट्स जो मेरे पर्सनल इनकम टैक्स के ऊपर अप्लाई है। यस। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है तो उस पर 30% का टैक्स लगता है, एलएलपी है 30% का टैक्स लगता है, पर अगर कोई कंपनी है तो उस पर 25% का टैक्स लगता है। सुनने में बहुत ल्यूक्रेटिव लग रहा है कि भाई कंपनी पे तो कम टैक्स है, तो इट इज बेटर टू फॉर्म अ कंपनी, पर उसमें एक कैच है। उसमें कैच ये है कि आप कंपनी से आसानी से पैसा नहीं निकाल सकते, कंपनी का पैसा कंपनी में ही पड़ा रहता है। आप जब कंपनी से विड्रॉ करते हो तो आपको एडिशनल टैक्स पे करना पड़ जाता है, और वो एडिशनल टैक्स पे करने के बाद आपका जो इफेक्टिव टैक्स बनता है वो 35% का बन जाता है, और पार्टनरशिप एलएलपी पे 30% ही है। तो आपको दिख तो रहा है, सरकार ने रोजी पिक्चर तो दे दी कि सिर्फ 25% टैक्स है, पर आप वहां से पैसे ही नहीं निकाल सकते। जब पैसा निकालते हो फिर और टैक्स दो तो इफेक्टिवली 35% बन जाता है। तो इवन फ्रॉम अ टैक्सेशन पर्सपेक्टिव बेटर है कि आप कंपनी फॉर्म ना करें। तो इसको अगर समराइज किया जाए तो अगर मुझे एक बहुत ही स्टार्टिंग लेवल पे कुछ चीज टेस्ट आउट करनी है, एक साइड बिजनेस चलाना है और मैं अभी ऑलरेडी जॉब में हूँ, तो मैं एक प्रोप्राइटरशिप फर्म बना सकता हूँ। तो क्या ये लीगली राइट होता है कि मैं कहीं पर जॉब कर रहा हूँ और साथ में एक प्रोप्राइटरशिप कंपनी चला रहा हूँ? वो आपके जो टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट है जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, अगर उसमें मनाही की गई है तो इनकरेक्ट है, पर अगर कहीं मनाही नहीं है तो आप कर सकते। एलएलपी में क्या होता है कि 2 लाख रुपए की आपने कैपिटल डाली तो उसमें लिख दिया जाता है कि मैं 2 लाख रुपए डाले और आपको 4 लाख रुपए का लॉस हो गया, तो जो 4 लाख का लॉस हो आपको सारा का सारा रीपे नहीं करना, जो आपकी कैपिटल थी वो ही आपको पे करनी है। तो बेसिकली आपने किया कि आपने अपना कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन लिमिटेड कर दिया कि 2 लाख रुपए है, 5 लाख रुपए है, अगर उससे ज्यादा का लॉस हो जाता है तो आपको अपनी पर्सनल एसेट्स में से नहीं देना। तो फिर वो कहाँ से जाता है वो लॉस? वो बैड डेट हो जाता है, किसी को नहीं मिलता। और उससे क्या हमारे
सिबिल स्कोर पे या हमारे पर्सनल किसी क्रेडिबिलिटी पे या एसेट पे कोई इम्पैक्ट आता है? देखो, इम्पैक्ट तो आता है कि आपकी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है। मार्केट वैल्यू इन द सेंस कि आपने सामने वाले के पैसे आप पे करने थे, आपने नहीं करे डिस्पाइट द फैक्ट कि आपके पास एसेट्स हैं। सो वी वुड नॉट एडवाइज कि आप उसे उस एंगल से सोचो। पर हाँ, अगर कोई एक्सट्रीम केस हो जाए तो इसकी लीगली ये व्यू पॉइंट होता है। लीगली ये पॉइंट है, जबकि इसको इस तरह से मिस यूज करने के पॉइंट से ना सोचा जाए। राइट। लेकिन अपनी एसेट्स को, पर्सनल एसेट्स को उस तरह से हम बचा के रख रहे हैं, उस तरह से प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं, और हम एक बिजनेस को सही तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। राइट। तो जो गुड्स वाले बिजनेस होते हैं या जहाँ लोन पे ले रहे हो, वहाँ पे लॉस की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। सर्विसेज बिजनेस में लॉस की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, क्योंकि जो लॉस होता है सर्विसेज बिजनेस में आपका टाइम का लॉस होता है। वैसे अगर कोई हैवी इन्वेस्टमेंट बिजनेस कर रहे हो आप, जैसे गुड्स हो गया, कोई भी हैवी इन्वेस्टमेंट हो गया, जहाँ पे लॉस की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, वहाँ पे एलएलपी बेटर रहती है। तो इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है कि अगर मैं अपने रिलेटिव के साथ बना रहा हूँ कंपनी, तो मैं पार्टनरशिप बना सकता हूँ। अगर मैं किसी फ्रेंड के साथ, जब हम ट्रस्ट वर्दी, यहाँ पर एक फैक्टर ये आ जाता है कि कोई और मेरे बिहाफ पे कुछ गलत काम ना कर दे पार्टनरशिप फर्म में, कि उसकी वजह से लॉस ना हो जाए, तो वहाँ पर हम लिमिटेड पार्टनरशिप रख सकते हैं, एलएलपी रख सकते हैं। राइट, वो कर सकते हैं। करण, बहुत कुछ सीख लिया हमने जीएसटी और इनकम टैक्स के बारे में। एक चीज़ अभी भी मेरे दिमाग में है कि जब भी कोई चीज़ हमारी कम्प्लेक्स हो जाती है तो हमें एक प्रोफेशनल एडवाइस की ज़रूरत पड़ती है। तो नॉर्मली हम गूगल पे सर्च कर लेते हैं, कुछ ना कुछ हमें ब्लॉग पे या किसी वीडियो में स्टफ मिल जाता है, लेकिन एक प्रोफेशनल एडवाइस वाला कॉर्नर अभी भी पेंडिंग रह जाता है, जहाँ पर हमें पर्सनलाइज्ड एडवाइस चाहिए होती है किसी एक्सपर्ट से, सीए से या किसी लीगल एडवाइज़र से। तो कैसे एक सही लीगल एडवाइज़र या फिर एक सीए ढूंढा जाए जब हमें कुछ कम्प्लेक्स सिचुएशन में हमें कोई हेल्प लेनी है? कैसे डिसाइड किया जाए हमारे लिए कौन सही है? ओके। तो एक तो इसमें सबसे पहले बताना चाहूँगा कि ऑल सीएज आर नॉट द सेम। सारे सीए एक टाइप के नहीं होते। जैसे डॉक्टर्स का होता है, आंखों का डॉक्टर अलग होता है, पैर का अलग होता है, सर का अलग होता है, वैसे ही सीएज में भी स्पेशलाइजेशन होती है। या तो कुछ लोग स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं, या कुछ लोगों के पास स्पेशलाइजेशन अपने आप आ जाती है। स्पेशलाइजेशन अपने आप कैसे आ जाती है कि एक पर्सन है, उसके पास सारे क्लाइंट शॉपकीपर्स हैं, तो क्योंकि वो शॉपकीपर्स का काम रोज रोज करता है तो उसे चीज़ समझ आ जाती है और वो आपको ज़्यादा अच्छे एडवाइस दे सकता है। उस शॉपकीपर वाले को शायद एफिलिएट मार्केटिंग का आइडिया भी ना हो कि क्या होती है, और ये बहुत लोगों को क्वेरी आती है। या आजकल चल रहा है कि ड्रॉप शिपिंग होता है, आधे से ज़्यादा लोगों को ये नहीं पता होता कि ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, तो वो एडवाइस कैसे देंगे। पर हाँ, अगर कोई ड्रॉप शिपिंग का सीए है जिसके पास ड्रॉप शिपिंग वाले क्लाइंट्स हैं, तो करके ऑटोमेटिकली वो सीख के एक्सपर्ट बन जाता है उस केस में। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स मैटर है तो आपको उस पर्सन के पास जाना चाहिए जिसने ऐसे कॉम्प्लेक्स मैटर्स पहले देखे हुए हैं, ना कि उस सीए के पास जो आपके घर के पास है या आपकी फैमिली रिकमेंड कर रही है, क्योंकि पहले इतने कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ बिजनेसेस नहीं होते थे और एक ही बंदा सब कुछ देख रहा होता था। तो बात करते हुए हम थोड़ा सा जान सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि आपने ऐसा कब देखा था, कब किया था। तो बात करते ही समझ में आ जाएगा कि उसको कितनी नॉलेज है इस डोमेन की, जब वो कितनी जेनरिक बात कर रहा है, जब बहुत स्पेसिफिक बात कर रहा है। यस, एंड डोंट गो टू अ सीए और डोंट बी इम्प्रेस्ड बाय अ सीए ओनली बाय सीइंग हिज ऑफिस। उसका ऑफिस अच्छा है इसका मतलब ये नहीं है कि उसका बिजनेस अच्छा है, वो किसी और फील्ड में अच्छा हो। उससे बात करोगे, नॉलेज पता चलेगी, इन्फॉर्मेशन देगा आपको, उस बेसिस पे जज करो। तो इन बेसिस पे आप 2-3 सीए से मिलोगे, समझ आ जाएगा कि आपको कौन हेल्प कर सकता है, एंड दैट इज हाउ यू शुड डिसाइड। करण, थैंक्स फॉर गिविंग अस टाइम और इतनी अच्छी नॉलेज हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, करण ने 2011 में सीए कंप्लीट की थी और तब से ये ब्लॉगिंग के थ्रू लोगों की हेल्प कर रहे हैं। अगर आप इनका ब्लॉग सर्च करोगे चार्टर्ड क्लब, तो आपको बहुत सारी एडवाइस मिल जाएगी टैक्सेशन के ऊपर, जीएसटी के ऊपर, इनकम टैक्स के ऊपर। और फिर भी अगर आपका कोई और क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो के नीचे अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं करण को इनवाइट करके उन क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए इनवाइट कर लूँगा, नहीं तो मैं खुद उसके आंसर आपको करके दूंगा। तो इसी टाइप से हम और एक्सपर्ट्स को इनवाइट करते रहेंगे हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। जाने से पहले सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।